उन्हें प्रपत्र वाचन का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए मैं उन्हें क्षमा चाहती हूँ। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस सत्र के अध्यक्ष मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर ओपी यादव, निदेशक काजरी जोधपुर, आप वर्ष 2015 से निदेशक काजरी जोधपुर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपने 1989 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही आप कई वर्षों तक NAARM तथा तिलहन अनुसंधान निदेशालय में वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया है। और आपका इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत, निवेदन है कि आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर हमें अनुग्रहित करें। श्रीमान ओपी यादव साहब। डॉक्टर ओपी यादव सर। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पुष्पा। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो इस साल 47वां दिवस हम मना रहे हैं, इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को अपनी तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुबह से अलग अलग वक्ताओं के विचार सुनने का मुझे सौभाग्य मिला, जिसके अंदर हमारे पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी भी थे, विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति भी थे, और काफ़ी और अलग अलग तरह के अलग अलग विषयों के ऊपर सभी लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। और ये विचार अपने आप में बहुत ही एक वृहद स्तर के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर लोगों ने अपने अपने अनुभव को साझा किया है। और ऐसे अनुभवों को सुनना हमेशा आपके ज्ञान में वृद्धि करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है। आज इस अवसर पर मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। डॉक्टर ओपी बिश्नोई का जब मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर साहब इस तरह से हम आपको उस प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं, और अगर आप समय दे पाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। डॉक्टर जैताराम बिश्नोई से मेरा पुराना व्यक्तिगत संबंध भी है, पारिवारिक संबंध भी है, और फ्रेंडशिप भी है थी काफ़ी सालों से उनसे। एक हादसा हो गया जीवन में, लेकिन जो मेरा लगाव इस प्लेटफॉर्म से है वो बहुत ही निजी तरह का लगाव है, और साथ साथ में मेरा जो प्रोफेशन है और जिसमें पारिवारिक बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, वो भी इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं 4-5 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। उसमें से पहली तो ये है कि अभी हमारे सामने लगभग 500 के करीब लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, और मेरा ये मानना है कि ये सभी 500 लोग पर्यावरण की चिंता करते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये मौजूद है। तो पर्यावरण क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं इसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। एक चीज जरूर है, पिछले कुछ वर्षों में अगर आप एक चीज छांटना चाहें जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है, सबसे ज्यादा संगोष्ठी हुई है, सबसे ज्यादा समय लगा है, और जिसके ऊपर सबसे कम एक्शन हुआ है, सबसे कम लोगों ने उन नियम कायदों को फॉलो किया है,
तो वो पर्यावरण है। और इसी वजह से जब हम आज के दिन 47वां विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, और अब हर साल आप देखिए, हर एक साल एक नया नारा आता है। उस नए नारे की हम चर्चा करते हैं, उसके ऊपर एक पर्यावरण दिवस मनाते हैं और अगले साल का इंतजार करते हैं। ये काफी हद तक सभी देशों में ये सच्चाई है, नंबर एक। दूसरी बात, पर्यावरण को हम में से काफी लोग सिर्फ पेड़ उगाने और पेड़ बचाने तक ही इसको लिमिट करते हैं। पर्यावरण का एक स्तर बहुत बृहद स्तर है, जिसके अंदर पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, जीव, जंतु, पौधे, फसलें, पेड़, सब चीजें इसके अंदर आती हैं। और इसके अंदर जो आपको मैनेजमेंट की जो चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं, कम समय में मैं इतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये एक सच्चाई है कि पर्यावरण की हानि इस मानव जाति ने जितनी की है, उतनी हानि पिछले सदियों में भी नहीं हुई, जो हानि पिछले 50 साल से हुई। मैंने काफी वक्ताओं को सुना, अक्सर ये देखने में आता है कि हम सिर्फ कमी निकालने तक सीमित रह जाते हैं। पहले ऐसा था, अब ऐसा है। पहले ऐसे होता था, अब ऐसे होता था। पहले हम सब चीजों का ध्यान रखते थे, अब हम ध्यान नहीं रखते। मानव जाति के सामने सबसे प्रिय जो विषय होता है डिस्कशन करने का, उस विषय में 3 चीजें होती हैं: भूतकाल के सुख, वर्तमान के दुख और भविष्य की तबाही। आप देख लेना, किसी भी डिस्कशन पे शुरू करो, ये तीनों बिंदु कहीं न कहीं जरूर आएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, पर्यावरण दिवस के ऊपर जब हम वक्ताओं की बात सुनते हैं, तो अक्सर ये देखने में आता है, हम वर्तमान के सुखों की बात करते हैं, पास्ट के सुखों की बात करते हैं, वर्तमान के दुख याद करते हैं और भविष्य की बात नहीं करते। ये कह के छोड़ देते हैं कि भविष्य में तो तबाही है। मैं गोदारा जी का व्याख्यान सुन रहा था, पूनाराम जी का। अगर वो इस प्रोग्राम से अभी भी जुड़े हैं तो मैं उनको बधाई देना चाहूँ। जिन साफ शब्दों में, जितने स्पष्ट शब्दों में, कम से कम समय में उन्होंने वैश्विक स्तर की जो पिक्चर हमारे सामने पेंट की, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने भी देखिए यही बताया कि इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो 80s में बना था, रिकमेंडेशन आ गई, कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस युग में राजनीति का एक बहुत अलग महत्व है। उसी आईपीसीसी को जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बना था, क्लाइमेट चेंज के बारे में उन्होंने कुछ जो बताया कि आने वाले समय में ये समस्याएं आने वाली हैं। हम लोगों को कब पता चला? हम लोगों को जब पता चला जब उस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को नोबेल प्राइज मिला। उससे पहले 90% से अधिक लोगों को ये भी नहीं पता था कि 1980 के शुरुआती दशक में एक कोई इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बना हुआ है। वो एक वैज्ञानिकों का समूह है, और वैज्ञानिकों का समूह कुछ प्रिडिक्शन करता है ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा दैट दे आर रिकॉर्डिंग फॉर द लास्ट 100 years, 200 years, 300 years and so on. कारण जो भी रहा हो, 2 चीजें बहुत स्पष्ट है कि पर्यावरण की हानि हुई है और इस हानि को दुरुस्त करना जरूरी है। और इसी बिंदु के ऊपर मैं आपसे 5-10 मिनट का समय चाहूंगा।
अगर हम सभी डिस्कशंस को सिर्फ 2 बिंदु के ऊपर लेके आए, उस 2 बिंदुओं के अंदर पूरा आपका कारण और उनका निवारण समाहित हो सकता है। कारण के अंदर यह है कि जो पृथ्वी हमारे पास है और जो संसाधन हमारे पास है और उन संसाधनों पर जिंदा रहने वाले पशु और मानव जितने हैं, उनके बीच में एक बहुत ही उग्र रूप से असंतुलन पैदा हो गया है। इस पृथ्वी पर जितना मानव, जितना पशु होना चाहिए, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें और उस दृष्टिकोण के साथ ये एक शर्त लगा दें कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन संसाधनों में हानि नहीं हो, तो इस विश्व की जनसंख्या को आपको 3 से भाग देना पड़ेगा। पशुधन की संख्या को आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो ये प्रकृति का असंतुलन है, प्राकृतिक संसाधन और उन संसाधनों के ऊपर जीवित रहने वाले पशुधन और मानव जाति, जब तक इसके असंतुलन को ठीक आप नहीं करेंगे, तब तक आप पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण को ठीक नहीं कर सकते। ये बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। पुराने 10,000 साल का इतिहास आप उठा के देखें तो जनसंख्या में 2 बार ही कमी आती है, या तो महामारी आ जाए या कोई महायुद्ध छिड़ जाए। इसके अलावा जनसंख्या मानव जाति की समय के साथ बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो पर्यावरण के संसाधनों के ऊपर दबाव घटेगा, घटेगा नहीं। पहला कारण तो ये है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा कारण, इसके ऊपर मैं थोड़ा एक बिंदु और कहना चाहूंगा। हम उदाहरण के तौर पर भारत को ले लेते हैं, देश राष्ट्रीय स्तर की बात करें। उससे पहले मैं बताऊं आपको, हमारे पास आज के दिन लगभग 700 करोड़ जनसंख्या इस विश्व में मौजूद है। 2050 तक ये लगभग 1100 करोड़ हो जाएगी और 1100 करोड़ को वर्तमान संसाधनों के अंदर पर्यावरण का हानि किए बिना आप उस मानव को पोषित नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर पुष्पा जी, उदाहरण के तौर पर अगर मैं भारत की बात करूं, कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमारे पास विश्व का 15% जन है, 17% हमारे पास पशुधन है, 2% भूमि है और 4% पानी है। असंतुलन आप समझ गए कितना भयंकर असंतुलन है कि 15 से 17% मानव और पशु और सिर्फ 2% जमीन। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला, हम वनों की तरफ अग्रसित हुए, वन हमने काटने शुरू किए। तो हमने वन को काटने पे तो ध्यान दिया, वन किस वजह से कट रहे हैं इस बात को हमने कन्वीनियंटली इग्नोर किया। भारत सरकार ने, और जो कि विश्व स्तर के ऊपर एक पैरामीटर है, कि कम से कम 1/3 भूमि हमारी फॉरेस्ट के अंदर होनी चाहिए, 33%। आज के दिन हमारे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 20% जमीन फॉरेस्ट के अंदर है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, 33% नहीं पहुंच सकते। अपने आप को धोखे में मत रखिएगा। हर स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। वाइस चांसलर साहब डॉक्टर त्रिवेदी जी बता रहे थे कि फॉरेस्ट का जब जिक्र आया
तो उस विभाग के प्रति उनके कैसे विचार थे हम सब ने सुने हैं। तो ये मान लेना कि फॉरेस्ट्री लगाने से और पेड़ लगाने से हम सब का भला हो जाएगा, ये एक सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन सेंट्रल जो पॉइंट है वो जरूर है कि प्रकृति के साथ आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। जितने संसाधन हमारे पास हैं उतने संसाधन के अंदर आपको गुजारा करना पड़ेगा। एक चीज जो हम सब की नजर से छुपी रहती है वो चीज ये है कि हम पेड़ लगाने की तो बात करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन के अंदर जो उपभोक्तावाद आ रहा है उसको हम इग्नोर करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं तो हम जितने गुड्स और सर्विसेज आज के दिन हम में से हर एक व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर परवीन गहलोत हो, चाहे वो डॉक्टर ओपी यादव हो, चाहे डॉक्टर ओपी बिश्नोई हो, चाहे पुष्पा बिश्नोई हो, हम में से हर एक व्यक्ति डेली बेसिस के ऊपर कुछ प्रोडक्ट और कुछ सर्विस इस्तेमाल करता है। उस प्रोडक्ट और उस सर्विस की वो समाज में बहुत सी चीजें हैं, आपकी सब्जी भी है, पानी भी है, पेट्रोल भी है, टेलीफोन भी है, ये सब चीजें हैं। उनकी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कॉस्ट होती है, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, जिसको दो हिस्सों में बांट देंगे, वाटर फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट। जो हम सेवाएं, जो हम प्रोडक्ट हर व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है उसकी जो कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है कार्बन फुटप्रिंट के नाम से और वाटर फुटप्रिंट के नाम से, उसकी कीमत हम क्या छोड़ने को तैयार हैं? क्या हम में से इतने व्यक्ति हैं कि आज के दिन मैं स्कूटर भी छोड़ दूंगा, गाड़ी भी छोड़ दूंगा, फ्रिज भी छोड़ दूंगा, एसी भी छोड़ दूंगा? कितने लोग तैयार होंगे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करने के लिए? शायद 1% भी नहीं। ये जो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं इसके ऊपर हम बहुत ही कम बोलने में विश्वास करते हैं। मैं अनिल जोशी जी को सुन रहा था, बहुत ही निहायत ही उम्दा किस्म के पर्यावरणवादी हैं, साथ में सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ काम किया है और पर्यावरण के बारे में बहुत चिंतित हैं, बहुत बातें करते हैं और बहुत अच्छा संदेश समाज को दे रहे हैं। लेकिन बात संदेश जाने तक की नहीं है, उसका जो एक्शन पॉइंट है, जो कार्बन फुटप्रिंट है, जो वाटर फुटप्रिंट है, वो आप कैसे कम करेंगे? उसका कम करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है। जो टेक्नोलॉजी कार्बन एमिशन को कम से कम करे वो टेक्नोलॉजी हमें बनानी पड़ेगी, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास राजस्थान पूरे राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य है, इसमें 10% भूभाग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1.2% पानी है। हम कैसे उम्मीद करें किसान से कि वो खेती छोड़ दे? क्या हम किसान को ये कह सकते हैं कि तो जमीन से जो पानी निकाल रहा है उस पानी को निकालना बंद करे, आप बाजरा मत बोइए, आप मूंग मत बोइए, आप पशु मत रखिए? क्या हम ये सब चीजें करने को तैयार हैं? आप नहीं कर सकते। आपने जो 700 करोड़ का मानव इस जमीन में हमने पैदा कर लिया है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ रिक्वायरमेंट को उन्हीं संसाधनों से पूरा करना पड़ेगा। उन संसाधनों को अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम आगे रखते हैं तो चीज आगे बढ़ेगी। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बजाय हम अवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं माफी चाहूंगा, अगर हम अवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो वो दृष्टिकोण समाज में बहुत दूर तक नहीं जाएगा। इसलिए
साथ में जो आध्यात्मवाद है, कहते हैं कि आदमी को उतनी ही चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, प्रकृति से उतनी ही चीज लेनी चाहिए जितनी की प्रकृति को आप वापस दे सको। दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे देश में हम चावल पैदा करते हैं। एक चावल को फसल उगाने के लिए हमें उसको 40 बार पानी देना पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा फसल है जो सिर्फ वर्षा आधारित फसल है। इस देश में नंबर 1 फसल चावल है। लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर में वो लगाई जाती है। हम चावल उगाकर चावल अरब देशों को भेजते हैं। ऐसी फसल जो 40 पानी देने के बाद पैदा होती है। दूसरे शब्दों में, आप दूसरे देशों को चावल नहीं भेज रहे हो, दूसरे देशों को आप अपना पानी बेच रहे हो। ऊपर से यही हमारी सरकार 1 एकड़ में चावल उगाने के एक किसान को ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए देती है। और जो फसल बाजरा जैसी फसल है, जो पर्यावरण की दृष्टि से कम नुकसान करती है, बिना पानी के पैदा होती है, उसको एक पैसे की सब्सिडी नहीं मिलती है। किसान बाजरा लगाएगा या चावल लगाएगा? तो कहीं ना कहीं आपको नीति निर्धारकों को भी ये फैसला करना पड़ेगा कि जो चीज पर्यावरण की दृष्टि से सही है, उस फसल को, उस कमोडिटी को हम प्रमोट करें, और जो पर्यावरण की दृष्टि से सही नहीं है, उस चीज को हम प्रमोट नहीं करें। इसलिए आने वाले समय में ऐसे बहुत से कड़े फैसले करने पड़ेंगे। अगर ये मानवता कोरोना से बच पाई तो। अगर हम नहीं बच पाए तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति हमेशा बदलती है, नए वायरस आते रहेंगे, नए बैक्टीरिया बनते रहेंगे। लेकिन अगर हमने मानव को बचाना है तो साथ में प्रकृति और पर्यावरण के साथ रह के अपने आप को जिंदा रखना है, और उसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी ही आपको बचा सकती है। सिर्फ बातें करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको अब 2 मिनट पेड़ों की बातें पुष्पा जी और कर लेते हैं। क्योंकि बिश्नोई समाज का जो 363 लोगों का जो महायोगदान है 1730 में, वो अपने आप में एक चिपको आंदोलन का बेसिस भी बना। और जैसा कि मैंने बताया, जिस दृष्टिकोण से हमने मानव की संख्या बढ़ाई है, हम 33% फॉरेस्ट इस देश में कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर कोई कहता है तो कागजों में कहता रहे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 33% भूमि में इस देश में वन कभी नहीं हो पाएगा। हमने एक चीज को इग्नोर किया, वो किया किसान की जमीन को। आज आप पश्चिमी राजस्थान के खेतों में देखिए, हर एक खेत के अंदर आपको 10, 15, 20, 50, 60 तक के पेड़ मिल जाएंगे। मिलते हैं ना? खेजड़ी हो, रोहिड़ा हो, कुछ भी हो। आप पंजाब हरियाणा में चले जाइए। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, मेरे खेत में भी 1 एकड़ में लगभग 50 से 60 खेजड़ी होती थी। और उस खेत की कीमत कितनी होगी ये इस बात पर निर्भर करता था कि उस खेत के अंदर खेजड़ी कितनी है। अगर खेजड़ी 50 है तो ज्यादा का भी, अगर बिकेगा आपको जमीन बेचनी है, खेजड़ी कम है, तो यानी कि कीमत खेजड़ी की होती थी, जमीन की नहीं। मेरे पास आज के दिन मेरे गांव में खुद के पास 10 एकड़ है। 10 एकड़ में से एक में भी खेजड़ी नहीं है, क्योंकि वहां पानी आ गया, मशीनीकरण आ गई, ट्रैक्टर चलता है, दूसरा आपका कंबाइन चलता है, वो पेड़ अड़चन पैदा करता है। सभी किसानों ने उन पेड़ों को हटा दिया। अगर आपको 33% जितने पेड़ इस देश में लगाने हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं करने वाला। आपको किसान के खेत पे आना पड़ेगा, खेत की बाउंड्री के ऊपर पेड़ लगाने पड़ेंगे,
और किसान अगर एक पेड़ लगाता है और जो पर्यावरण को जो फायदा पहुंचाता है, उस फायदे को पैसे में कन्वर्ट कीजिए और उतना पैसा किसान को दे दीजिए। देखिए किस स्पीड से इस देश के अंदर पेड़ किसान आगे लगाएगा। किसान की समस्या ये है कि अगर पेड़ वो खेत के बीच में लगाता है तो उसकी फसल को नुकसान होता है, बजाय खेजड़ी और रोहिड़ा के। आपने पाली का उदाहरण सुना होगा, जालौन का उदाहरण सुना होगा। जूली फ्लोरा आ गया है, खेतों को तहस नहस कर दिया, वहां पे नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ विलायती बबूल लगता है, उसके अलावा वहां पे कुछ भी पैदा नहीं होता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, कोई माई का लाल उसको हाथ नहीं लगा सकता। बहुत सी चीजें हैं जो आपको बहुत बड़े स्तर के ऊपर जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करोगे, पर्यावरण दिवस हम मनाते रहेंगे, पर्यावरण की हानि हम करते रहेंगे, और ये हानि जब तक जारी रहेगी, जब तक हम इस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाए, जब तक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और इसलिए मैं कहता हूं, जो आपकी जम्बो जी के दर्शन है, उस दर्शन को इस्तेमाल करते हुए एक प्लेटफॉर्म बनाइए, और उस प्लेटफॉर्म आपने बनाया हुआ है, उसके ऊपर इंडिविजुअल स्तर के ऊपर हर एक गांव में क्या एक्शन पॉइंट होना चाहिए, उस एक्शन पॉइंट को लागू कौन करेगा। अखबारों में आप देखते हैं एक आदमी पौधा लगाता है, उसके साथ 10 आदमी खड़े होते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। 10 आदमी होते हैं, बीच में छोटा सा पौधा होता है, और आपको ये नहीं पता कि ये पौधा किसने लगाया, कहाँ लगाया, और लगाने के बाद जिंदा रहा कि नहीं रहा। तो जम्बो जी का जो 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 सोच है, जो उनकी जो सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए व्यवहारिकता के अंदर जब तक आप उसको हर आम जन तक नहीं पहुंचोगे, पर्यावरण दिवस 47 साल से मनाते आ रहे हैं, 48वें साल भी मनाएंगे जरूर। हो सकता है अगर मैं बच गया कोरोना से, तो मैं भी इसी अगले साल भी, मैं 3-4 साल से आता रहा हूँ, अगले साल भी मैं आऊंगा। लेकिन अगर मैं आपसे पुष्पा जी जब पूछूंगा कि अगले साल हमने क्या किया, तो सिर्फ यही है, वक्ता बदल जाएंगे, उनका समय बदल जाएगा, बाकी चीजें बदलने वाली नहीं है। आज समय एक्शन का है, और जब तक हम एक्शन को अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लागू नहीं करेंगे, ये दशा और ये दिशा ज्यादा बदलने वाली नहीं है। आज के दिन बहुत कम लोग बचे हैं जो स्पष्ट कहते हैं, कड़वी बात होती है, लेकिन कड़वी कुनीन ही आप मलेरिया को ठीक करती है। अगर मलेरिया है, मैं आपको मीठी गोली देता हूं, तो मैं अपने आप को भ्रम में रख रहा हूं, आप भी अपने आप को भ्रम में मत रखिए। मेरे ख्याल से अगर आज ये जम्बो जी के दर्शन मात्र से जो आपकी सोच आगे बढ़ रही है, और जो आपने 2 दिवसीय वेब संगोष्ठी की है, उसका एक्शन पॉइंट बनाइए। आपने क्या एक्शन किया, और जब अगले बार 5 जून 2022 आए, उस एक्शन में से कितना आपने इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करने में क्या मुश्किलात आई, उस मुश्किलात को दूर करने के लिए आपने क्या किया, आपको कितने संसाधन चाहिए थे, क्या आपके पास वो संसाधन थे। ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। इसलिए जो गोदारा जी ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नियम कायदे कानून बहुत बनते हैं। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती आपके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी से थी, वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त, हमारी यूनिवर्सिटी, हम अच्छे स्टूडेंट्स में आते थे, वी वर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, और कुलदीप बिश्नोई वगैरह हमारे साथ पढ़े हुए हैं। तो उनके सामने भी हम उस वक्त भी यही बातें कहते थे, आज भी यही बातें कहते हैं, कहते रहेंगे। कहीं ना कहीं योगदान कादरी जैसी संस्थान का भी है, जिन्होंने पर्यावरण को पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत ही बढ़त स्तर के ऊपर बचाने में बहुत मदद की है। अदरवाइज स्थिति ये आ गई थी कि जो थार का रेगिस्तान है, लगभग साल 2000 तक दिल्ली में प्रवेश कर जाएगा, और दिल्ली में प्रवेश उस थार के रेगिस्तान को अगर किसी ने किया है, पेड़ पौधों ने, जम्बो जी के दर्शन ने, और कादरी जैसे संस्थानों ने। तो जब तक आप उस पर्टिकुलर एक्शन पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक बहुत ज्यादा हल इसमें निकलने वाला नहीं है। काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप जनमानस से जुड़ गए और जनमानस को आपने सही अंतरम रूप से उसने स्वीकार कर लिया, तो समस्याओं को हल करना कोई असंभव काम भी नहीं है। आपने मुझे समय दिया, डॉक्टर ओपी बिश्नोई साहब, डॉक्टर प्रवीण बिश्नोई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
यादव साहब, आपका बहुत बहुत आभार। और सचमुच आपने हमें यथार्थ का आईना दिखाया, हमें अक्ष दिखाया कि हम कर क्या रहे हैं। गुरु महाराज भी अपनी वाणी में कहते हैं कि पहले कि आप कमाइए तब औरा ने फरमाइए, कि जब तक हम यही सेमिनार और कागजी कार्रवाई को यथा